हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 12 विच इज़ बैंकिंग इन इंडिया। तो इसके अंदर आज हम 3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। कौन कौन से 3 टॉपिक्स है? फर्स्ट है नेशनलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। सेकंड है इमर्जेंस ऑफ एसबीआई, एसबीआई कैसे बनी और उसके बाद एसबीआई का मर्जर कैसे हुआ। फिर थर्ड हम देखेंगे इमर्जेंस ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स, बैंक्स को नेशनलाइज कैसे किया गया और उसके बाद उनके बीच में क्या क्या चेंजेस आई, उनका मर्जर हुआ, कैसे प्राइवेट हुई कुछ बैंक्स अभी भी पब्लिक सेक्टर के अंदर है। तो पूरी की पूरी इसकी हिस्ट्री आज हम देखेंगे, नेशनलाइज्ड बैंक्स की भी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नेशनलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। अब हमने देखा था आरबीआई के अंदर, आरबीआई कब बना था? आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था 1935 के अंदर और उसके बाद 1949 में जो आरबीआई था वो नेशनलाइज कर दिया गया। क्यों नेशनलाइज किया गया था आरबीआई को? क्योंकि 1940s में हमने देखा कि 1940s में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कंट्रीज थी उनको ये लगा कि जो सेंट्रल बैंक है उसको नेशनलाइज करना चाहिए, वो जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर होनी चाहिए। तो इसीलिए बाकी की कंट्रीज ने अपनी जो सेंट्रल बैंक थी उसको सरकारी करना शुरू कर दिया, उनको गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर लाना शुरू कर दिया। तो जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, उसके बाद 1949 में हमने भी आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया और उसके बाद धीरे धीरे और भी जो प्राइवेट बैंक्स थी उनको भी हमने नेशनलाइज करना शुरू किया। क्यों शुरू किया? क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है ना, अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो ये काम करती है प्रॉफिट के लिए। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स काम करती है प्रॉफिट के लिए। तो जो बैंकिंग सर्विसेज का बेनिफिट है ना, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में बैंक्स काम करेगी तो उसका बेनिफिट आम जनता तक नहीं पहुंच पाएगा। जो हमारी कंट्री के गरीब लोग हैं वो बैंकिंग सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बैंकिंग सर्विसेज के जो बेनिफिट्स है उनको नहीं एंजॉय कर पाएंगे, राइट। इसीलिए जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थी उनको धीरे धीरे हमने नेशनलाइज करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे जो इंडिया था, इंडिया को ये लगा कि हमें प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज करना चाहिए सो दैट कि लोगों को बेनिफिट्स हो बैंकिंग सर्विसेज का, राइट। दूसरा, हमारी जो इकोनॉमी थी वो प्लान्ड इकोनॉमी थी, तो प्लान्ड डेवलपमेंट होनी चाहिए। 5 ईयर प्लान्स उस टाइम पे चल रहे थे, अब तो खैर नीति आयोग आ गया, तो उस टाइम पे 5 ईयर प्लान्स चल रहे थे, प्लान्ड इकोनॉमी थी। तो प्लान्ड इकोनॉमी में बैंक्स का नेशनलाइजेशन होना बहुत जरूरी था, राइट। अब बैंक्स का नेशनलाइजेशन कैसे हुआ ये एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले आई एसबीआई, इमर्जेंस ऑफ एसबीआई। एसबीआई कब बनी थी? एसबीआई बनी थी 1955 में। 1955 में एसबीआई को पार्शली नेशनलाइज कर दिया गया एसबीआई की थ्रू द एसबीआई एक्ट 1955। तो इस टाइम पे 3 इंपीरियल बैंक्स जो था, 3 इंपीरियल बैंक्स को इकट्ठा करके एक एसबीआई बैंक जो थी वो बना दी गई। और इसके साथ ही ये जो इंपीरियल बैंक्स थी, इनकी जो पास्ट प्रेसिडेंसीज में जो छोटी छोटी ब्रांचेस ऑपरेट कर रही थी, तो उनको भी इन्हीं के साथ मिला दिया गया और एक बैंक बना दी गई और उसका नाम क्या रखा गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। और ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी, ये इंडिया की पहली पब्लिक सेक्टर बैंक थी, राइट। इंडिया की पहली पब्लिक सेक्टर बैंक थी। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया की पहली पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सी थी? तो आंसर आ जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बनी थी? 1955 में बनी थी। तो उस टाइम पे 3 इंपीरियल बैंक्स को इकट्ठा करके एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था, राइट। अब इसको पार्शली नेशनलाइज किया गया था, यहां पे हमने देखा पार्शली नेशनलाइज का मतलब क्या है कि आरबीआई ने एसबीआई के 92% शेयर्स परचेज किए थे। 100% शेयर्स नहीं ओन किए, 92% शेयर्स ओन किए थे आरबीआई ने एसबीआई के, राइट। अब एसबीआई को इन्होंने नेशनलाइज किया, पब्लिक सेक्टर बैंक बना दिया, तो उसके बाद इनको अच्छा लगा, मतलब पूरा सेटिस्फाई हो गई ये एसबीआई थे, एसबीआई सक्सेसफुली काम कर रही थी, राइट। तो इसी से सेटिस्फाइड होकर हमारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने फिर 8 और बैंक्स को पार्शली नेशनलाइज किया 1959 में, राइट। अब पहले क्या हुआ? 1955 में एसबीआई बना और उसके बाद
1959 में, 4 साल बाद, 4 साल इन्होंने एसबीआई की परफॉर्मेंस देखी, इनको इसकी जो एसबीआई की परफॉर्मेंस थी वो सक्सेसफुल रही। तो एसबीआई का जो एक्सपेरिमेंट था उसी से सेटिस्फाइड होकर 1959 में हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, 8 और प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, पार्शली नेशनलाइज किया, वो भी उसके भी 92% शेयर्स जो थे वो गवर्नमेंट ने ओन किए थे। राइट, यहाँ पे 1959 में 8 बैंक्स को जो था 8 बैंक्स को नेशनलाइज किया थ्रू द एसबीआई एसोसिएट एक्ट 1959। और ये जो 8 बैंक्स यहाँ पे बनाई गई थी ना, ये एसबीआई की ही एसोसिएट बैंक्स थी, एसबीआई की ही एसोसिएट बैंक्स थी ये जो 8 बैंक्स यहाँ पे बनाई गई थी। राइट, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर बना दिया, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर बना दिया, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद बना दिया। राइट, तो एसबीआई की ही एसोसिएट 8 बैंक्स 1959 में और बना दी गई। बाद में इनको लगा कि जो हमने स्टेट बैंक ऑफ जयपुर एंड स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर बनाई है ना, ये दोनों तो सेम ही रीजन में ऑपरेट कर रही है, तो क्यों ना इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए। तो बाद में सरकार ने क्या किया, जो स्टेट बैंक ऑफ जयपुर एंड स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर थी, दोनों को इकट्ठा कर दिया, मर्ज कर दिया। तो मर्ज करके इसका नाम क्या रखा गया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। राइट, क्योंकि सेम ही रीजन में ऑपरेट कर रही थी, 2 अलग अलग बैंक्स, तो उनको मर्ज कर दिया। उसके बाद 2017 और 18 में 2017-18 में एसबीआई की जो बाकी की 7 ब्रांचेस थी, अब यहाँ पे 8 बनी थी, 8 में से ये 2 यहाँ पे मर्ज कर दी इन्होंने, जयपुर एंड बीकानेर वाली, तो पीछे कितनी बच गई, यहाँ पे बच गई 7। तो इन ये जो 7 एसोसिएट बैंक्स थी ना एसबीआई की, इनको 2017 और 18 के अंदर मर्ज करके एक ही बैंक कर दिया गया और जिसका नाम रखा गया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राइट, ये जो बाकी की ब्रांचेस थी इनकी भी अमलगामेशन हुई, अमलगामेशन होने के बाद एक बैंक बन गई जिसका नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राइट, उसके बाद बात करते हैं बाकी की नेशनलाइज्ड बैंक्स के बारे में। अब ये स्टोरी थी एसबीआई की। राइट, एसबीआई की स्टोरी 1955 से शुरू हुई थी और उसके बाद 59 में और बैंक्स आ गई, 2017-18 में फिर सारी की सारी एसोसिएट बैंक्स इकट्ठी करके उनको अमलगामेशन उनकी हो गई और एक ही एसबीआई बन गई। राइट, तो 3 इयर्स जो है आपने याद रखने हैं एसबीआई की स्टोरी के रिगार्डिंग। फिर नेक्स्ट बात करते हैं नेशनलाइज्ड बैंक्स की। नेशनलाइज्ड बैंक्स की बात करें तो बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट 1969 के थ्रू जो गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया बाकी की प्राइवेट बैंक्स का। राइट, तो जुलाई 1969 के अंदर टोटल 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया जिनका नेटवर्थ 50 करोड़ से ज्यादा था। राइट, जुलाई 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया। कौन सी बैंक्स को, जिनका नेटवर्थ 50 करोड़ से ज्यादा था, जिनके डिपॉजिट्स जो थे वो 50 करोड़ से ज्यादा थे। उसके बाद अप्रैल 1980 के अंदर 6 और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। पहले 14 बैंक्स को किया था यहाँ पे और उसके बाद 6 और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया जिनका नेटवर्थ या फिर जिनके डिपॉजिट्स 200 करोड़ से ज्यादा थे। राइट, पहले 69 में नेशनलाइजेशन का प्रोसेस हुआ, फिर अप्रैल 1980 में नेशनलाइजेशन का प्रोसेस हुआ। राइट, उसके बाद 1993 में, राइट, ये 80 तक की स्टोरी है। 80 के बाद 1993 में क्या हुआ, सितंबर 1993 में इन्होंने देखा कि जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया है ये क्या है, ये एक लॉस मेकिंग बैंक बनती जा रही है। तो इन्होंने क्या किया, जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया थी इसको पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज कर दिया। राइट, न्यू बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक जो थी दोनों मर्ज हो गई। जब ये दोनों बैंक्स मर्ज हो गई आपस में तो उसके बाद टोटल जो थे नंबर ऑफ बैंक्स हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितनी रह गई, 19 रह गई। राइट, फिर अगर हम 2020 की बात करें, 2020 की, तो 2020 तक आते आते हमारे पास जो टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक्स थी वो कितनी थी, 18 थी। राइट, टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक्स 18 थी। लेकिन हमने देखा कि 2020 के बाद जो हमारी सरकार थी उसने क्या किया, मर्जर एंड अमलगामेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया। राइट, बैंक्स का मर्जर एंड अमलगामेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया और उसके बाद 2020 के बाद एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें 2024 की,
आज की डेट की अगर हम बात करें तो आज की डेट में टोटल जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है इंडिया में वो कितने हैं, वो 12 है, राइट। आज की डेट में टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है इंडिया में जो काम कर रहे हैं, राइट। फिर उसके आगे अब नेशनलाइजेशन का प्रोसेस हमने देखा 1980s तक चला। उसके बाद 1991 में रिफॉर्म एरा आया जिसको बोलते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स। 1991 में आए एलपीजी रिफॉर्म्स। तो उसके बाद जो बैंकिंग सिस्टम हमारा था, जो बैंकिंग इंडस्ट्री थी हमारी, उसमें भी कुछ चेंजेस आई। उसमें क्या चेंजेस आई, अब 1992-93 के अंदर हमने देखा जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने बैंकिंग सिस्टम में भी रिफॉर्म्स लाने शुरू कर दिए क्योंकि 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का प्रोसेस शुरू हुआ। तो उसके साथ ही 92-93 में गवर्नमेंट ने बैंकिंग सिस्टम में भी रिफॉर्म्स लाने शुरू कर दिए। तो उसके बाद बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आई वो देखते हैं। 1993 में गवर्नमेंट ने एसबीआई को अलाउ कर दिया कि वो कैपिटल मार्केट के अंदर अपने शेयर्स को सेल कर सकती है, राइट। अब देखो जो बैंक्स होती है ना, बैंक्स को भी पैसे की जरूरत होती है मेंटेनेंस के लिए। अब बैंक्स पैसा कहां से लेगी, तो बैंक्स क्या कर सकती है, वो अपने कुछ शेयर्स बेच सकती है कैपिटल मार्केट में और कैपिटल मार्केट से पैसा उठा सकती है। तो 93 में एसबीआई को भी अलाउ कर दिया सरकार ने कि आप अपने शेयर्स जो है वो कैपिटल मार्केट में सेल कर सकते हो। 33% तक आप अपने शेयर्स जो है वो कैपिटल मार्केट में सेल कर सकते हो। तो ये वाला जो सारा प्रोसेस हुआ था, ये जो अलाउ किया था, ये अलाउ किया गया थ्रू द एसबीआई अमेंडमेंट एक्ट 1993, राइट। 93 में एसबीआई को अलाउ कर दिया कि आप अपने शेयर्स कैपिटल मार्केट में बेच सकते हो अप टू 33%। और उसके बाद एसबीआई की ही अगर हम स्टोरी को कंटिन्यू करें तो उसके बाद एसबीआई के जो शेयर्स की अगर हम एट प्रेजेंट बात करें तो एट प्रेजेंट जो एसबीआई के शेयर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास वो कितने हैं, 59.6% शेयर्स है। क्योंकि जो जुलाई 2007 में जो आरबीआई था, आरबीआई ने क्या किया, जो एसबीआई के इक्विटी स्टेक्स थे ना वो सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिए। अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसबीआई को अलाउ कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2007 में आरबीआई ने जो एसबीआई के इक्विटी स्टेक्स थे वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए। अब देखो होता क्या है, सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके अंडर काम कर रही है आरबीआई। आरबीआई के अंडर काम करती थी हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे पहले किसका कंट्रोल था, आरबीआई का कंट्रोल था। अब किसका कंट्रोल है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है। क्यों, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एसबीआई के सारे इक्विटी स्टेक्स आरबीआई से बाय कर लिए थे, राइट। तो अब एसबीआई या उसके एसोसिएट्स के सारे के कोई भी जो स्टेक है वो आरबीआई के पास नहीं है। सारे शेयर्स एसबीआई के किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। कब गए, 2007 के अंदर। एट प्रेजेंट गवर्नमेंट के पास एसबीआई के कितने शेयर्स है, 59.6%। 59.6% एसबीआई के शेयर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, राइट। और किसी भी बैंक के अगर 50% से ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के पास है तो इट मींस वो जो बैंक है वो पब्लिक सेक्टर बैंक है। अगर 50% से ज्यादा के शेयर्स है, राइट, 50% से ज्यादा के शेयर्स गवर्नमेंट के पास है तो इट मींस वो जो बैंक है ना वो पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं होगी वो, राइट। फिर 1994 में गवर्नमेंट ने जो बाकी की नेशनलाइजेशन बैंक्स थी, अब वो वाली स्टोरी एसबीआई की थी, अब बाकी की जो नेशनलाइज्ड बैंक्स है उसकी बात करते हैं। 1994 में जो बाकी की नेशनलाइज्ड बैंक्स थी उनमें भी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि आप कैपिटल मार्केट में 33% शेयर्स जो है वो सेल कर सकते हो, और ये अलाउ किया था थ्रू द बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1994। बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1994 के थ्रू गवर्नमेंट ने बाकी की नेशनलाइज्ड बैंक्स को भी अलाउ कर दिया कि आप कैपिटल मार्केट में आपके जो शेयर्स है, जो इक्विटी शेयर्स है वो 33% तक सेल कर सकते हो, राइट। और उसके बाद जो नेशनलाइज्ड बैंक्स थी उनको एक्सेस मिल गया कैपिटल मार्केट का भी। और सबसे पहली बैंक जो कि कैपिटल मार्केट में जिसने अपने इक्विटी शेयर्स सेल किए थे उस बैंक का नाम क्या था, इंडियन ओवरसीज बैंक। सबसे पहले नेशनलाइज्ड बैंक में से अगर किसी बैंक ने अपने इक्विटी शेयर्स सेल किए हैं अदर देन एसबीआई तो वो कौन सी है, इंडियन ओवरसीज बैंक,
राइट लेकिन अब देखो यहाँ पे 33% तक शेयर्स वो बेच रहे हैं ना कैपिटल मार्केट में, गवर्नमेंट के पास फिर भी 50% से ज्यादा का शेयर है, इन बैंक्स का 50% से ज्यादा का शेयर गवर्नमेंट के पास है। तो ये जो बैंक्स है ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही कहलाएगी, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स नहीं कहलाएगी, क्योंकि 50% से ज्यादा शेयर्स इसके गवर्नमेंट के पास है। तो इसीलिए ये अभी भी नेशनलाइज्ड बैंक्स ही है। और 1994 के बाद गवर्नमेंट ने प्राइवेट बैंक्स की एंट्री भी अलाउ कर दी कि प्राइवेट बैंक्स भी आकर कंट्री में ऑपरेट कर सकती है। और इंडिया में जो पहली प्राइवेट बैंक आई थी आफ्टर द रिफॉर्म पीरियड, राइट, रिफॉर्म्स के बाद जो इंडिया में पहली प्राइवेट सेक्टर बैंक आई थी तो उसका नाम क्या था, यूटीआई, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ये इंडिया की पहली प्राइवेट बैंक है, पहली प्राइवेट सेक्टर बैंक है, राइट। इसके बाद और बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इंडिया में आई और बहुत सारी फॉरेन प्राइवेट बैंक्स भी इंडिया में आनी शुरू हो गई और जो है अभी भी काम कर रही है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।